हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज हम जो भी हमारे लिए न्यूज़ या करंट अफेयर्स जो बने हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, चाहे वो आपके बैंक की आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो देखते हैं आज कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ आई है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपका एक न्यूज़ रिलेटेड है। 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ देशों के जो भी स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस कराई गई, और ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करेंगे हमारे दैट मीन्स पीएम नरेंद्र मोदी जी। और ये कहाँ पर कराई गई, एक शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में भी याद रखिएगा, CSPOC, दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑन स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ये संविधान सदन न्यू दिल्ली में कराया गया। और यहाँ पर इसकी चेयरमैनशिप दैट मीन्स स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि अभी हमारे ओम बिरला है जी हैं, उन्होंने किया। इसमें लगभग अलग अलग देशों के 61 स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ने भाग लिया। लगभग 42 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के एंड 4 सेमी ऑटोनॉमस पार्लियामेंट, जो कि अलग अलग वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से आए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये इस टाइप का कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, आप इसको हर साल आप देखेंगे। तो इसका मेन एक यही रीजन होता है कि दैट मीन्स ये गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए। और गवर्नेंस को बेहतर करने में आपके स्पीकर्स, जो कि लोकसभा का पार्ट है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो अदर होते हैं, इवन जैसे राज्यसभा है, तो उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है डेमोक्रेसी में गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। तो तो इस चीज़ को दैट मीन्स उनका इम्पोर्टेंस, एज वेल एज आपकी प्रोसीडिंग्स में आजकल एआई का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जा सके, इसीलिए 28th कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ की न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। अ, तो इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया, लेकिन चेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि ओम बिरला जी हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉम्प्लायंस चैलेंज रखा गया है, और ये किसने रखा है, इंडिया एआई और एनएफआरए। अब देखिए इंडिया एआई का नाम आपको हर जगह पर मिलेगा, क्योंकि जब भी बात इंडिया में एआई मिशन की होगी, जिसे इंडिया एआई ही एक टाइप की नोडल एजेंसी मान लीजिए वो करता है। इस एआई मिशन को इंडिया में 2024 में लॉन्च किया था, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से एआई का यूज। अभी इससे पहले दैट मीन्स भाषणी वाला भी हम लोग ने देखा था, वहाँ पर भी। इसके साथ साथ जो रीजनल समिट कराई जा रही है, रीजनल समिट में जिसमें एक लखनऊ का नाम आया, इसके साथ साथ राजस्थान का नाम आया। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे क्या एआई से रिलेटेड इनोवेटिव चीज़ें हैं, उनको आप लॉन्च कर सकते हैं, या कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें की गई। अब यहाँ पर दो लोगों का इनॉग्रेशन, या दो लोगों का दैट मीन्स मिलकर इन्होंने लॉन्च किया। एक इंडिया एआई है, जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इनका कोलैब हुआ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ, और इन्होंने मिलकर एक इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉम्प्लायंस चैलेंज। अब देखिए चैलेंज का मतलब ही है कि हो सकता है कि आपको एआई से रिलेटेड कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका बेहतर सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। तो इसके लिए अलग अलग दैट मीन्स लोगों को इनवाइट किया जाए, उनसे सोल्यूशन देखे जाए, और उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि एआई का इम्प्लीमेंटेशन हर एक फील्ड में बेहतर हो पाए। इसीलिए इंडिया एआई दैट मीन्स हमारी जो है उसे एक इम्प्लीमेंटेशनिंग एजेंसी भी मानते हैं, जो इंडिया का एआई मिशन है उसके लिए। अब ये इस इनिशिएटिव में है क्या, तो दिट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई, आपको सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होगा कि आप इनवाइट करें इंडियन स्टार्टअप्स एंड कंपनीज को, ताकि वो डेवलप कर पाए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा स्ट्रक्चर, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन करना, या उनके वेरिफिकेशन को एक्सेस करना, या उसमें कोई टाइम टेकिंग कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप सोल्यूशन मिल पाए। तो एक टाइप का अलग अलग जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको नीड होती हैं फॉर वेरिफिकेशन, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
तो इंडिया एआई इज इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया एआई मिशन, और यही इंडिया एआई मिशन इंडिया का 2024 से लॉन्च हुआ है, जिसका मेन चीज यही है कि एआई के बेनिफिट्स को ग्राउंड लेवल पे उतारा जाए, दैट मीन्स सभी लेवल जो सोसाइटी के हैं, ताकि एआई के मामले में इंडिया एक ग्लोबल लीडरशिप के फॉर्म में उभर पाए। और जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो हम सेल्फ रिलायंट भी बन जाएंगे इस मामले में। और इसका सबसे बड़ी चीज है जो आजकल जैसे ग्रुप पे भी आपने देखा, डीप फेक पे भी देखा, अनएथिकल यूज भी होता है। तो उसी का एक सोल्यूशन चाहिए कि लोग एआई का एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज कर पाए। तो इसीलिए एआई को एक इम्पॉर्टेंट इतना समझा जा रहा है कि ये आपके हर फील्ड में काम करेगा, और इसीलिए इस टाइप के सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये चैलेंज भी रखा गया। अब इस चैलेंज में है क्या? तो द चैलेंज सीक्स टू एड्रेस कॉम्प्लायंस गैप्स बाय डेवलपिंग एन एआई पावर्ड इंजन। अब देखिए आगे बात वही थी कि जैसे कोई भी आपने एक दैट मीन्स एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर हो सकता है किसी टाइप की दिक्कत आ रही हो, चाहे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने में, टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, लिंक्स में कोई दिक्कत क्रिएट हो रही हो, डेटा से रिलेटेड कोई मिसमैच चीज हो रही हो, या मल्टी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सोर्स है स्कैन या डिजिटल वर्जन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप उसको या इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म बना के दीजिए, ताकि इस फील्ड में आने वाले चैलेंजेस को हम टाइमली सॉल्व कर पाए। और इसके तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ प्राइज मनी भी रखी गई है। तो एक्साइटिंग प्राइस रखा गया। अब जैसे यहाँ पर साफ साफ 10 जो शॉर्ट लिस्टेड टीम होगी, वर्चुअल चैलेंज राउंड के तहत सबको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो 10 शॉर्ट लिस्टेड लोग हैं, टीम्स हैं, उनको। ठीक। और ये इनको मिलेगा कहाँ पर? रिक्वायर टू रिफाइन, इसके लिए इनको अपना सोल्यूशन डेटा सेट के फॉर्म में रजिस्टर करना पड़ेगा एआई कोश के तहत। इसके बाद जो टॉप 3 शॉर्ट लिस्टेड टीम होंगे, इनको इनवाइट किया जाएगा 5 डे ऑन प्रमाइस डेवलपमेंट राउंड। दैट मीन्स आप आगे उसको कैसे डेवलप करेंगे न्यू दिल्ली में, और बाकी चीजों का सोल्यूशन देखने के लिए। और जो भी इसमें जीतेगा, वन विनिंग टीम में सिक्योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अप टू 1 करोड़। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए तक का दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ताकि आप अपने सॉल्यूशंस को एनएफआरए के तहत लॉन्च कर पाए, प्रोवाइड कर पाए। और कितने टाइम पीरियड के लिए? लगभग 2 साल का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिसमें 1 करोड़ तक की एक प्राइस मनी आप कह सकते हैं। तो 1 करोड़ यहाँ पर फाइनल को मिलेगा, और 5 लाख, तो टोटल ये लगभग इसके आसपास आपका हो जाएगा। तो ये एक सरकार ने बेहतर चीज लॉन्च की है। तो यहाँ पर जो मेन है वो मेन यही है कि किन दो लोगों का टाई अप है। तो इंडिया एआई एज वेल एज आपका एनएफआरए, फुल फॉर्म जरूर याद रखें एनएफआरए का, दैट मीन्स नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और इसके साथ साथ जैसे अभी हमने बात भी की कि एआई मिशन जो कि एक दैट मीन्स नेशनल लेवल का एआई मिशन है, इसके तहत अभी रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी कराएगी, जैसे लखनऊ में हमको देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला। तो ये सब सारी चीजें आई हैं। इवन कल भी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो दैट मीन्स इससे पहले भी हम लोग ने देखा था कि वहां पर जब राजस्थान की बात हुई थी, तो उन्होंने एक एआई से रिलेटेड दैट मीन्स लॉन्च किया था, ताकि लोग एआई की चीजों को सीख पाए, इसीलिए उसका नाम ही रखा था युवा एआई फॉर ऑल। युवा एआई फॉर ऑल, दैट मीन्स ये एक एआई से रिलेटेड कोर्स है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और टोटल कितने लैंग्वेजेस में है? तो टोटल 11 लैंग्वेजेस में आप इसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, एक तो यहाँ पर आया था, और दूसरा हम लोग ने देखा था कि जब बात दैट मीन्स ये कराई जाएगी, तो यहाँ पर एक और प्रोग्राम आया था जिसे हमने कहा था भाषणी समुदाय। तो ये इंडिया का ये जो भाषणी नाम आया था, ये भी एक टाइप का एआई, भाषणी समुदाय के नाम से, ये इंडिया का लैंग्वेज एआई इकोसिस्टम था। एआई लैंग्वेज एआई इकोसिस्टम। और ये टोटल कितने लैंग्वेज में है? तो 12 लैंग्वेज में, जहाँ पर आप रियल टाइम में कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा एआई वाली चीजें चल रही हैं।
एआई एप्स हैं, एआई सर्विसेज हैं, तो इनको जरूर आप ध्यान रखें। और युवा एआई फॉर ऑल जो कि इनिशिएटिव अगेन राजस्थान में लिया गया, वहाँ के सीएम जो कि श्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं कि इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आप बाकी सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें प्राइज मनी और किस टाइप का प्रोग्राम है और किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ। देखते हैं अपनी अगली न्यूज़। अब देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य पोर्टल की बात है। देखिए गवर्नमेंट के कोई भी पोर्टल आते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पोर्टल हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये स्वास्थ्य पोर्टल फिलहाल आया कहाँ से? देखिए पहली चीज तो यहाँ पर दो लोगों का दैट मीन्स अभी 14th ऑफ जैन को फाउंडेशन डे होता है, और ये फिफ्थ फाउंडेशन डे था किसका? सीएसआईआर की अंदर एक NISCPR बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च का फाउंडेशन डे था। यहाँ पर अगेन एक उद्देश्य के साथ इन्होंने लॉन्च किया है एआई फॉर रीजनल लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड एडवांसिंग इंडियन साइंस पॉलिसी रिसर्च ऑन द ग्लोबल स्टेज। मतलब लोग जितना बेहतर तरीके से अपने रीजनल लैंग्वेज में काम करेंगे उतने बेहतर आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो जो इंडिया की साइंस पॉलिसी रिसर्च पॉलिसी है उसको रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के तौर पर एडवांस मोड पर यूज कर पाए ताकि वो एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल टू ऑल हो। इसीलिए यहाँ पर ये दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस या ये बोल लीजिए कि एक प्रोग्राम कराया गया। यहाँ पे डॉक्टर कल्याण रमन इनवाइट किए गए, जो किसके बारे में बताएंगे? टू यूज ANRF सरल एआई। देखिए नाम आ गया। ANRF का एक एआई है, जैसे बहुत सारे एआई हैं, अभी मैं तीन का नाम भी बताऊंगा। ये एक टाइप का टूल है जो आपके रिसर्च को सिंप्लीफाई करके दैट मीन्स उसके इम्पैक्ट को बढ़ा सकता है सोशल मीडिया पे। जाहिर सी बात है, एक आपने लैंग्वेज में लिख के दे दिया, नहीं उसे कोई समझ पा रहा है, उसने अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर लिया, तो बेहतर तरीके से आपका एक रिफॉर्म्स आ जाएंगे। इसीलिए ये चीज लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ANRF की बात करें, जिसके एक्चुअली हेड आप बोल सकते हैं कि CEO ये डॉक्टर कल्याण रमन है, तो इसका फुल फॉर्म है अनुसंधान अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड CSIR NISCPR ने मिलकर इस टाइप का एआई लॉन्च किया है, और यहाँ पर इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है सरल एआई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सरल एआई किसका इनिशिएटिव है, ये क्या है। अब यहीं पर इन्होंने एक स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए लिखा भी है ANRF के जो हेड है, उन्होंने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया। अब ये स्वास्थ्य पोर्टल है किस लिए? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज पर ध्यान देना है, इसीलिए इन्होंने एक स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया। अब इसमें है क्या? अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इट इज अ कम्युनिकेटिंग इंडिया साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज टू द सोसाइटी। मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इंडिया के साइंस या साइंटिफिक बेस्ड, उसको कम्युनिकेशन को आसान बनाकर सोसाइटी तक पहुंचाना है। इसीलिए स्वास्थ्य चैनल्स टोटल ये कितने लैंग्वेज में अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेगा? तो पहली बात तो चैनल तो इंग्लिश एंड टोटल 19 इंडियन लैंग्वेजेस में है। इसके साथ साथ 5 फॉरेन लैंग्वेजेस में भी इसे दिया जाएगा। तो एक इंग्लिश हो गई, 19 इंडियन लैंग्वेज हो गई, तो टोटल यहाँ 20 हो गई, और 20 के साथ साथ अगर फॉरेन लैंग्वेज को भी आप जोड़ेंगे तो टोटल ये काम करेगा 25 लैंग्वेजेस में। तो स्वास्थ्य पोर्टल याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो ये साइंटिफिक चीजों को बेहतर कम्युनिकेशन के लिए है। और जैसे अदर पोर्टल की अगर यहीं पर हम लोग बात कर लें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, जैसे आपने देखा होगा भारत पोल एक पोर्टल लॉन्च किया था आपके अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं। जैसे हम लोग जागो ग्राहक जागो पोर्टल सुनते हैं, उसी का ई जागृति ऐप भी सुनते हैं, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला। इसके साथ साथ कंज्यूमर के लिए ही एक ई मैप पोर्टल आता है। ई मैप पोर्टल किसके लिए? ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ जहाँ जहाँ आती जाए उनको आप याद करते जाएं।
तो कुछ चीज़ें लगातार आपकी बनी रहती हैं और कुछ चीज़ें आपकी आती हैं। तो जहाँ जैसे भी चीज़ें आएँ उन्हें ज़रूर आप याद रखें, ठीक है? तो ये है। इसके साथ-साथ 1-2 पोर्टल की और की बात करें तो विज़न पोर्टल आया था। विज़न पोर्टल ऐसे कई सारे पोर्टल हैं, बीच-बीच में हम लोग डिस्कस करते जाएँगे। तो ये किसके लिए था विज़न पोर्टल? इट प्रमोट्स एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये विजन पोर्टल लाया गया था। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अब देखिए नीति आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 की। पहली चीज, जैसी नीति आयोग की बात करें, नॉन मतलब अ, नीति आयोग एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारे यहाँ दैट मीन्स प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आई थी। जो इसका चेयरमैन होता है वो आपके देश के पीएम। डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो डिप्टी चेयरमैन का भी नाम याद रखें, सुमन बेरी हैं इस टाइम, सुमन बेरी। और अगर आप सीईओ की बात करेंगे तो सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम। तो वो आपके सीईओ हैं। अब यहाँ पर ये जो दैट मीन्स क्या कहते हैं कि ये जो लॉन्च किया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, दैट मीन्स कोई भी स्टेट या कोई भी रीजन है कितना एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस उसके पास है, या कितना रेडी है, कितनी बेहतर उसके पास सुविधा है, उसी से रिलेटेड ये चीज़ निकाली जाती है। तो अगर ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है एक्सपोर्ट रेडीनेस का, देखिए बात आई गई इंडिया के जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज हैं। और ये इसको किसके साथ देखा गया, क्योंकि जब हमारा एक्सपोर्ट बेहतर होगा तो हमारी इकोनॉमी का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली जो सरकार का टारगेट है विकसित भारत 2047, जिसमें हम लोगों को 2030 तक अपना एक्सपोर्ट का टारगेट 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस टाइप की चीजें लॉन्च की जाती हैं। और ये फोर्थ एडिशन है। इसका फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च किया गया था? 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि टोटल कौन सा एडिशन लॉन्च हुआ। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये कितने पिलर्स हैं इसके? तो इसको 4 पिलर्स हैं, अलग अलग 4 पिलर्स में दिया गया है, जिसमें 13 सब पिलर्स हैं एंड 70 इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए इसमें पिलर्स की बात करें तो 4 पिलर्स जरूर ध्यान रखें आप। एक बिजनेस इकोसिस्टम हो गया, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉलिसी एंड गवर्नेंस 3 एंड 4 हो गया। तो वेटेज सबसे ज्यादा किसका है? वेटेज बिजनेस इकोसिस्टम का है, बाकी इन दोनों का बराबर है। तो 4 पिलर्स के तहत परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसे लोगों को बांटा गया है स्टेट्स को, तो कैटेगराइज किया गया लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर भी 4 कैटेगराइजेशन है। लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पे लीडर, हाई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस सबसे ज्यादा किसका है? चैलेंजर्स, मॉडरेट प्रिपेयर्डनेस एंड एस्पायरर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो है। इसमें अगर हम लोग टॉप लार्ज 5 स्टेट्स को देखें तो तमिलनाडु को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र इस बार ग्रैब्स फर्स्ट पोजीशन है, इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। तो टॉप 5 जरूर याद रखें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। एंड अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें या यूटीज की बात करें, तो देखिए उत्तराखंड तो स्टेट के फॉर्म में आ गया। यूटीज की बात करें तो आपको कौन मिल जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर मिल जाएगा। तो ये जरूर आप याद रखें या ध्यान दें। तो टॉप 5 स्मॉल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में उत्तराखंड है, और यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर। बाकी आपका नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नागालैंड। अब देखिए एक ही लिस्ट में आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट के केस में नागालैंड अगर हो जाए केवल अलग पूछे सेपरेट, यूटीज की बात करें तो नो डाउट बाकी भी हैं आपके, लेकिन जम्मू कश्मीर ऊपर आएगा। और स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड एंड ये गोवा हो गया। तो 5 इधर हो गए और 5 इधर हो गए। तो ये आप प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जरूर याद रखें। और ये भी कौन निकालता है? नीति आयोग। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा था कि ट्रेड वॉच के नाम से भी एक आया था, तो वो भी रिलीज करने वाला कौन है? तो वो भी नीति आयोग, नीति आयोग। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, थिंक टैंक इसे बोला जाता है गवर्नमेंट का, इसीलिए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया।
तो ये प्रिपेयरनेस इंडेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएफएस, और ये कल भी आया था, मतलब अभी रिसेंट में न्यूज़ में आया, जिसके सेक्रेटरी, क्योंकि इन्होंने पूरा ये चीज़ हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकों का अ, क्या हेल्थ रही है उस पर पूरा इन्होंने रिपोर्ट निकाली, या वर्किंग या रिफॉर्म्स, वो सारी चीज़ें। और डीएफएस के ही सेक्रेटरी कौन है? एम नागराजू। एम नागराजू। पिछले साल बैंक में एक आपका क्वेश्चन भी आया था कि फिनटेक कमेटी के हेड भी कौन है। फिनटेक कमेटी की बात करें तो एम नागराजू थे। अब जैसे कि अभी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, जैसे ये चीज़ हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी, तो जब कोई कमिटीज वमिटीज का नाम आए तो वहीं पर एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में चीज़ों को जरूर रिवाइज कर लीजिए। जैसे अभी हम लोग ने देखा था कल कि पीएफआरडी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस वात्सल की गाइडलाइंस को रिवाइज किया बच्चों के लिए, माइनर्स। अब यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट पैनल बनाया गया। ये एक्सपर्ट पैनल किसने बनाया गया था? तो यहाँ पर एक फिर से नाम आता है कि एम के साहू। एम के साहू के अंडर में आईबीपीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के जो हेड है, इन्हीं के अंडर में ये एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था। तो फिलहाल तो इस टाइप की जो भी चीज़ें आती हैं, जहाँ जहाँ कमेटी का नाम आ जाए, श्याम राठौर कमेटी, ऐसी बहुत सारी कमेटीज़ हैं, आ, वो मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन जैसे अब नाम आ गया श्याम राठौर कमेटी, तो ये श्याम राठौर कमेटी कहाँ पर आई थी? तो जैसे श्याम राठौर कमेटी, हम लोग जैसे कॉल मनी पढ़ते हैं बैंकिंग के केस में, तो उसकी जो टाइमिंग चेंज हुई सेम डे वाली, 5 से 7 बजे तक, या एमएसएफ या एसडीएफ की टाइमिंग 7 बजे से 11:59 की गई, वो श्याम राठौर कमेटी के तहत किया गया था। ऐसे ही एक हम लोग ने, दैट मीन्स पहले भी आया था फ्री एआई। तो फ्री एआई कमेटी किसके अंडर बनी थी? तो वहां पर पुष्पक भट्टाचार्य का नाम था। तो ये सब सारी चीजें रिवीजन में रखिए, बार बार आती रहती है। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लगातार, जैसे अभी मैंने कहा, पब्लिक सेक्टर बैंकों की भी क्या प्रॉफिट या बाकी सारी चीज़ें रही हैं, उसके बारे में बात की थी, या क्या रिफॉर्म्स किया था। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक अकाउंट, सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। देखिए, नाम भी आ गया, विद पब्लिक सेक्टर बैंक। तो सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया गया है। एम नागराजू, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। अब इसके तहत कौन कौन से सेगमेंट में लॉन्च किया गया है, मतलब या कौन कौन से फायदा मिलेगा इस सैलरी अकाउंट पैकेज के तहत? एक तो बैंकिंग की सुविधा मिल जाएगी, इंश्योरेंस की सुविधा मिल जाएगी, इवन कार्ड्स की भी सुविधा मिल जाएगी। तो ये एक टाइप का वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन है एम्प्लॉयज के लिए। अब इसमें कौन कौन सी, अब देखिए तीनों सुविधाएं, तो तीनों पे बात कर ली जाए कि कौन कौन सी सुविधा मिल रही है। अब देखिए, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कि बैंकिंग फैसिलिटी में क्या आएगा। जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, ये मिलेगा। फ्री रेमिटेंसेस जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई होती है, विद चेक फैसिलिटीज। इवन इंटरेस्ट रेट कंसेशनल हो जाएंगे। हाउसिंग, एजुकेशनल, व्हीकल एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए अगर लोन लेते हैं तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस में छूट मिल जाएगी। लॉकर रेंटल वेवर मिल जाएगा कि लॉकर सुविधा पर जो चार्जेस पड़ते हैं उसमें, एंड फैमिली बैंकिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये तो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं जो एक एम्प्लॉयर को दिए जाएंगे, तो एक रिफॉर्म्स है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस कवरेज की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1.5 करोड़ रुपए तक का होगा। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 करोड़ तक का। परमानेंट टोटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर की जाएगी अप टू 1.5 करोड़ तक की। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी, तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अप टू 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। इसकी दैट मीन्स टॉप अप फैसिलिटी का मतलब, इसे आप इनहेंस करा सकते हैं अपने प्रीमियम के तहत। इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा सेल्फ एंड फैमिली के लिए, एज अ बेस प्लान। तो ये भी आपके प्रीमियम के हिसाब से आप इसे इनहेंस करा सकते हैं। कार्ड फीचर्स की बात करें तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स पे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिल जाएगा, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन एंड निल मेंटेनेंस चार्जेस, विदाउट चार्ज आपको ये सारी सुविधा मिलेगी। तो ये एक रिफॉर्म्स बोल लीजिए, या ये कह लीजिए कि एम्प्लॉयज के लिए एक बेहतर चीजें सरकार ने लॉन्च करने की बात कही है। तो ये यहाँ पर नाम आया है, तो इसको याद रखें। तो इसमें जो भी मेन क्राइटेरिया है इंश्योरेंस कवरेज,
कितने रुपए तक का या बैंकिंग फैसिलिटीज है, उनको ध्यान में रखें। और किसने लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इवन जो बैंक रिफॉर्म्स भी अभी निकाले तो वो भी डीएफएस के तहत ही आया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब देखिए, इंटरसेक्ट 2026 कंक्लूड इन दुबई। अब ये है क्या? अब देखिए यहाँ पर फायर फाइटिंग रोबोट्स एंड एआई इनोवेशन, तो आप ऑल वर्ल्ड में भी देखेंगे एआई पे जोर दिया जा रहा है। तो 27th एडिशन ऑफ इंटरसेक्ट, जो कि वर्ल्ड का लीडिंग ट्रेड फेयर है, और ये ट्रेड फेयर किससे रिलेटेड है? फॉर सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जो कि दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कराया गया। लगभग ये 65,000 स्क्वायर मीटर्स के तहत हुआ है। इसमें लगभग 1200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 60 देशों से ज्यादा। द सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी एंड गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने मिलकर मशकूर इनिशिएटिव लॉन्च किया। देखिए अभी यहाँ पर एक अगेन आपको वर्ड मिल गया, मशकूर इनिशिएटिव। ये किसके लिए किया है? टू ऑनर लाइसेंस सिक्योरिटी गार्ड्स इन दुबई। जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको दैट मीन्स सम्मानित करने के लिए। इसके साथ साथ इनको कैश प्राइज मिलेगा, एंड व्हाट्सएप पर सिंपल सा रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो बस यहाँ पर ये काम की चीज़ है कि भाई ये जो इंटरसेक्ट हुआ, पहली चीज़ तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये एक ट्रेड फेयर है जिसमें अलग अलग लोग अपने काबिलियत को दिखाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। और कहाँ पर कराया गया? तो ये दुबई में कराया गया। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ अपने। तो देखिए यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री इनॉग्रेट्स न्यू एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव अंडर नमामि गंगे मिशन। तो देखिए सरकार ने नमामि गंगे मिशन लॉन्च किया। क्लीन गंगा को करना भी था। कैसे? उसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों के साथ भी सपोर्ट लिया गया, उनकी टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। और इसी क्लीन गंगा मिशन के साथ न्यू एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सेंटर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर कभी भी आए कि नमामि गंगे मिशन लॉन्च कब हुआ, तो जब ये सरकार आई थी तभी लॉन्च किया गया था, दैट मीन्स 2014 में। तो 2014 के ही उसके बाद देखिए आप गंगा सफाई एंड बाकी अन्य नदियों की सफाई पर काफी काम किया गया। और जब इसे लॉन्च किया गया था तो टोटल ये लगभग 20,000 करोड़ के बजट के साथ भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम। अब इसमें मिला क्या है? जल शक्ति के मिनिस्टर सबसे पहले तो सीआर पाटिल हैं। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स रीजनल पार्टनर्स हैव ओपनड ए न्यू कंबाइंड एयर एंड अच्छा, ये इस चीज की न्यूज यहाँ पे मिस हो गई, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो मेन अगर जल शक्ति मिनिस्टर्स की बात करें तो अब देखिए, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर सी आर पाटिल ने एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया अंडर नमामि गंगे मिशन के तहत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज मिली कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका देहरादून बेस्ड है। यहाँ पर इन्होंने एक एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर लॉन्च किया गंगा एंड अदर रिवर्स के लिए। ठीक है, और इसे डेवलप किसकी मदद से किया गया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से किया गया है, ताकि आप फ्रेश वाटर बायोडायवर्सिटी को मॉनिटर, रिसर्च एंड उसकी जरूरत के लिए जो भी गाइडेंस हो उसे लॉन्च कर पाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ दैट मीन्स क्या कहते हैं कि कुछ फाइंडिंग्स भी आई है। जैसे यहीं पर अब जैसे फाइंडिंग्स की बात करें तो अभी गंगा में ही ये भी एक न्यूज आ रही थी, गंगा में जो आपकी आईसीएआर है इसने टोटल कितनी फिश स्पीसीज को डिटेक्ट किया? तो लगभग 230 फिश स्पीसीज को डिटेक्ट किया है। और अभी एक डेटा भी आ रहा था कि फिश प्रोडक्शन में भी इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर निकल के आई थी। तो ये जो दैट मीन्स ये इससे इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इन्होंने किया क्या है? देखिए, डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस लॉन्च किया। एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव पीएम मोदी ने अपने बर्थडे पर शुरुआत किया था। इसके साथ साथ इंडियन स्कीमर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तहत किया गया, ताकि रेयर बर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाए जो आसपास बर्ड्स होती हैं। इसके साथ साथ मिलेट्स फॉर लाइफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो कि 2023 था भी हमारा, इसको लिंक किया गया बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन विथ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, न्यूज़ एक जरूर है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस एंड बाकी सारी चीज़ें की गई। ठीक है,
तो ये जितनी भी सारी चीजें इनको याद रखिएगा। और यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? CR पाटिल। और नमामि गंगे स्कीम या ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ मिशन, तो ये भी याद रखिएगा, 2014 से शुरू हुआ, लगभग 20,000 करोड़ के कैपिटल के साथ। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब देखिए यहाँ पर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्चेस नेशनल कैंपेन टू बूस्ट वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। तो महिलाओं से संबंधित जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया, नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, किसके लिए? स्पेशली रूरल वुमेन के लिए। और ये किसको सपोर्ट करेगा? जो सरकार ने पिछले साल, आपने देखा होगा, लखपति दीदी इनिशिएटिव आए थे, तो उनको दैट मीन्स स्किल प्रोवाइड करना था। जैसे ड्रोन दीदी स्कीम आई थी, ऐसे ही लखपति दीदी इनिशिएटिव आया था कि स्किल हो जाएगी तो वो अपने टैलेंट को अपने आसपास के एरिया, रूरल एरियाज में दिखाकर अर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो इसके तहत मेजर एम क्या है? टू ट्रेन 50,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को, पहली बात तो दैट मीन्स ट्रेन करना है। और इसमें लगभग टोटल इस प्रोग्राम के तहत 50 लाख वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है, जो अंदर अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत आते हैं, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देखिए, ये आया भी था कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे रिलेटेड हो जाता है या किसके अंतर्गत आता है, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आता है। तो इसके तहत जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की 50 लाख जबकि वुमेन्स है, इनको ट्रेन करना, और 50,000 के लगभग कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, उनको ट्रेन करना है। तो एक ये बड़ा प्रोग्राम होने वाला है वुमेन से रिलेटेड। इसमें पार्टिसिपेट या किसका किसका रोल है? एक तो नीति आयोग, अभी हम लोग ने देखा भी, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स भी लॉन्च किया, फिर नाबार्ड, और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसके साथ साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इसका हिस्सा है। तो ये चीज जरूर याद रखें। तो नीति आयोग के बारे में तो हम लोग देख ही चुके थे। नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड के हेड दैट मीन्स के वी शाजी, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब भी एग्रीकल्चर इस टाइप की बात होगी रूरल की, तो नाबार्ड का नाम आएगा ही आएगा। बाकी IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने इस लॉन्चिंग के टाइम अपनी स्थिति जाहिर की। इसके बाद एक कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो दैट मीन्स गवर्नमेंट अपॉइंट्स न्यू चीफ फॉर BSE, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP एंड NI के लिए अपॉइंट हुए। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग बात करें कि पर्टिकुलर किसका नाम यहाँ पर आया, तो दैट मीन्स जो अपॉइंटमेंट होता है सरकार की तरफ, उसके लिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने एक प्रपोजल को दैट मीन्स अप्रूव कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, तो अपॉइंट शत्रुजीत सिंह कपूर, जो कि हरियाणा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, ये आपके ITBP बोले तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के हेड बनेंगे। तो एक तो यहाँ पर ये नाम है शत्रुजीत सिंह का। दूसरा, आ, बाकी ये सारी न्यूज निकली है किसके प्लेस पे रहा है। इसके साथ साथ ACC ऑल्सो अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ 1993 बैच IPS ऑफिसर वेस्ट बंगाल कैडर के हैं, जो है प्रवीण कुमार, जो कि अभी प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP काम कर रहे थे, टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। अब देखिए, ITBP के कौन आ गए? तो ये आ गए शत्रुजीत कपूर, आ जाएंगे ये, अप्रूवल मिल चुकी है। BSF के लिए कौन आ गया? तो BSF के लिए आ गया प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार जी आ गए, ठीक है। एंड ऑल्सो ACC अप्रूव द पोस्टिंग ऑफ 1994 बैच IPS ऑफिसर राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल को क्या बना दिया? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो तीन लोग, तीन बॉडीज का अप्रूवल मिल चुका है। तो BSF के प्रवीण कुमार जी हो गए, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के राकेश अग्रवाल हो गए, और जो ITBP है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के, वहां पर शत्रुजीत सिंह कपूर का नाम आया। तो ये तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का नाम जरूर आप याद रखें। अब देखिए यहाँ पर कई सारे, देखिए अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड टैरिफ की अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ डेटा आया। जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट दैट मीन्स कॉटन इंपोर्ट्स दिसंबर की बात करें तो कितना रहा? 3.1 मिलियन बेल्स में रहा, ठीक है। तो एक तो ये डेटा है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स भी हुआ, ओवरसीज परचेज भी बढ़ा।
और अभी जैसे ड्यूटी फ्री ट्रेड आया है, तो 100% लगभग ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए अभी इंडिया ने किस देश के साथ सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया? तो यहाँ पर अभी किसका नाम आया? ओमान। और अभी देखिए लगभग ये जो भी हमारा मैरीटाइम रिलेशन है, इसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए अभी आपने देखा होगा आईएनएस कॉन्डिन, आईएनएस कॉन्डिन आपको मस्कट के उस पे गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ये इसी का पार्ट था। अपने रिलेशंस को बेहतर कैसे किया जाए, मैरीटाइम एक हिस्ट्री हिस्ट्री है आपसी कनेक्शन का, उसको कैसे दिखाया जाए। और ये वही पुराने तरीके से जो आप नाव देखते हैं ना, जिसमें मतलब एडवांस वर्जन नहीं, वो जो पुराना वर्जन होता है, तो वैसे ही ये नाव बनाई गई है आईएनएस कॉन्डिन में। तो ये अभी दैट मीन्स मस्कट के पोर्ट पर, दैट मीन्स वहां पर इंडिया से होते हुए वहां गया। इसके साथ साथ द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना का ट्रेड डेफिसिट आया 116.12। इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना पोस्टेड लगभग 5.5 बिलियन इंक्रीज हुआ कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन अभी भी ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना एक मेजर एक्सपोर्टर रहा है। और इंडिया इवन आज ही अगर आपने देखा हो कि चाइना का ट्रेड सरप्लस में भी आया है, तो एक बहुत बड़ा सरप्लस इन्होंने शो किया अपने ट्रेड में। ठीक है। जबकि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें दिसंबर का 0.83 बढ़कर आया है। ठीक है। तो जो कि माइनस में पिछले महीने चला गया था, वो आपका 0.83 इंक्रीज करके आया। जैसे अभी हम लोग ने अपना सीपीआई देखा था 1.33 के लगभग आपका सीपीआई। तो सीपीआई कौन रिलीज करता है? एनएसओ रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और अगर आप डब्ल्यूपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है? तो डब्ल्यूपीआई इसके अंडर में आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, या सीधे बोल लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आपका ये लॉन्च किया जाता है। तो इसीलिए सारे डेटास को याद रखें, रिसेंट में कितना आपका सीपीआई आया है, कितना क्या आया है। ठीक है। तो ये सब डेटा अभी आपको लास्ट में क्या कहते हैं कि आईआईपी के डेटा मिल जाएगा, इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी एनएसओ जारी करता है। और सीपीआई जैसा अभी मैंने बताया कि 1.33 आया पिछले कंपैरिजन में, वो भी इंक्रीमेंट शो किया है। और ये एनएसओ किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ एनएसओ, अब एनएसओ की बात आ गई तो एक चीज और याद रखिएगा कि बात ये है कि पहले ये सीएसओ था। बाकी बाद में जब हम लोग देखते हैं 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके ही क्या बना दिया गया? एनएसओ बना दिया गया। सीएसओ एंड एनएसएसओ को मिलाकर क्या बना दिया गया? एनएसओ बना दिया गया। तब से एनएसओ हमारे यहाँ काम करता है। और डब्ल्यूपीआई के लिए याद रखिएगा, इसे कैलकुलेट कौन करता है? तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर यहाँ पर इसका डेटा देते हैं। तो ये डेटा कौन देता है? इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें और देखते रहें कि बाकी सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ अगर हम लोग देखें थे, देखिए यहाँ पर एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिया है, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताया है। तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देता कौन है? तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा आईएलओ। आईएलओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज़ बनती है आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर? क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखें। तो अगर आईएलओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पर इन्होंने डेटा क्या दिया? इंटरनेशनल आईएलओ के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड एक रिपोर्ट आई है। देखिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। जैसे अभी हम लोग ने देखी इको रैप की रिपोर्ट आई एसबीआई के थ्रू। ठीक है। तो अलग अलग रिपोर्ट आती है, तो अलग अलग रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो एम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटल ट्रेंड्स रिपोर्ट आई है जो कि आईएलओ जारी करता है। ये जेनेवा में क्योंकि हेडक्वार्टर है वहां पर। इन्होंने ये दिखाया कि ग्लोबल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी नीचे लेवल पे गया है 4.9%, इक्विवेलेंट टू लगभग पर्सन की बात करें तो 186 मिलियन पीपल इस साल अनएम्प्लॉयमेंट के दर पर देखा गया है। इंडिया का बेरोजगारी डेटा जाहिर सी बात है सुधरा था।
घटकर 5.1 तक आ गया था, जो पिछला डेटा सर ने शो किया था। इसमें पूरा अगर पिछले 10 साल का देखा जाए तो शेयर ऑफ वर्कर्स लिविंग इन एक्सट्रीम पुअर्टी डिक्लाइन। तो ये तो वर्ल्ड बैंक ने भी डेटा इस टाइप का एक दिया था, और आईएमएफ का भी ये डेटा है कि एक्सट्रीम पुअर्टी डिक्लाइन हुआ है 3.1%। ये चीज इंडिया के केस में भी हुआ था। ठीक है। तो ये जो बस आप इतने ही कुछ डेटास को यहाँ पर रखें याद। तो ये है, तो दिस लीव्स 284 मिलियन वर्कर्स लिविंग इन एक्सट्रीम पुअर्टी। तो ये बता रहा है कि अभी भी एक्सट्रीम पुअर्टी में से जो अभी भी जो है वो लगभग 284 मिलियन लोग हैं जो कि एक्सट्रीम पुअर्टी के से फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा जो अलग अलग जगह से दिया जाता है उसे जरूर याद रखें। ठीक, तो इंडिया की भी बात करें तो 22-23 के लेवल 5.3% का वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गिरावट देखने को मिली थी। एक्सट्रीम पुअर्टी नीचे आ गया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी इन्होंने दिखाया काफी कम हो गया है, तो वो वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से। यहाँ पर किसका डेटा? आईएलओ का डेटा है। ठीक है, तो ये सब बाकी सारी चीजें। जेंडर गैप्स की बात करें तो जेंडर gaps also remain widespread throughout the world, with limited advances in few years, such as reduction in contributing family work में थोड़ा सा है। बाकी सारे कुछ फीचर्स की बात करें तो रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेड अनसर्टेनिटीज, जैसे इंटरनेशनल अभी डिस्टरबेंस चली रही है। अब इसके लिए जो परसिस्टेंट फीचर्स जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। These dynamics are unfolding alongside broader process of structural transformation. तो कुल मिलाकर सप्लाई चेन रिशेपिंग ट्रेंड, आपकी लैंड बाउंड्री, प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, ये आपकी सारी चीजों को डिफाइन करता है। तो जैसे जैसे ये चीजें बेहतर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा एम्प्लॉयमेंट में बदलता जाएगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो द ग्लोबल रेट ऑफ इनफॉर्मेलिटी इंक्रीज्ड बाय 0.3% बिटवीन, अगेन 10 साल का डेटा दिया। इनफॉर्मेलिटीज में भी जैसे अनसर्टेनिटी है तो जाहिर सी बात है कमियां उजागर होंगी, तो उसमें आपको डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। तो 0.3% पॉइंट लगभग गिरावट देख कम हुई है। अभी ये हम लोग ने देखा ही, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन गिरकर 0.83 आ गया है। 8 मंथ के हाई पर है, जो कि पिछले महीने भी माइनस चला गया था। तो ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है, क्योंकि बैक टू बैक हमने देखा कि सीपीआई या डब्ल्यूपीआई एनहेंस करना आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के लिए प्रायोरिटी पे था। क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे जाना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो डिमांड, जब मार्केट में ग्रोथ या डिमांड होगी तो अपने आप ये डेटा थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसके साथ साथ एक डेटा यहाँ पर मिल रहा था, ये हमारे रिवीजन के लिए भी हो जाएगा। इंडियन आर्मी मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड ज्वाइंट एक्सरसाइज जितनी भी 2025 में हुई, तो अगर यहाँ पर हम लोग डेटा की बात करें, कुछ रिवीजन जैसे एक्सरसाइज शक्ति, इसको जरूर नोट कर लें एक जगह। एक्सरसाइज शक्ति किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ होती है। ठीक, ऐसे ही ये काउंटर टेररिज्म के लिए था। युद्ध अभ्यास की बात करें, ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थी, जो अलास्का में कराया गया। हाई एल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज मैत्री बात करें, 14 तो थाईलैंड के साथ होती है, मेघालय में कंडक्ट हुआ। ऑस्ट्रे हिंद नाम ही आ गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्थ में इस बार कराया गया। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ कराई गई बेलागावी में। टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी एंड अर्बन ऑपरेशन को बेहतर। अजय वॉरियर की बात करें तो ये यूके के साथ होती है, जो कि राजस्थान में कराई गई। डेजर्ट साइक्लोन वन भी हुई, फिर ये भी हुई साइक्लोन टू। तो वन वाली तो दैट मीन्स इंडिया में हुई थी, राजस्थान के लगभग, राजस्थान में ही। और साइक्लोन टू यूएई में कराई गई, अबू धाबी में। तो ये सब आर्मी की प्रोग्राम है। अभी एक्चुअली है क्या, ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 10th लगभग 10वां आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाया गया। वेटरन डे कब मनाया गया? 14th तारीख को, 14 जनवरी को। तो इसीलिए ये सब सारी चीजें आई। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनको जरूर याद रखें। लोग पढ़ते पढ़ते हम लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा। इसके बाद जैसे कि बार बार अभी हम लोग ने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया का जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा दिया, तो वर्ल्ड बैंक ने दिया, फिर हम लोग ने एनएसओ का देखा, फिर आरबीआई का देखा 7.3, 7.4, मूडीज का देखा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो ग्रोथ बताई है। इवन एसबीआई एसबीआई में 7.5 बताया। इंडिया रेटिंग्स की बात करें, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च 6.9 बताया। वर्ल्ड बैंक भी लगभग 7.2 के लगभग
बता रहा था। तो वैसे डिलॉयट, तो डिलॉयट की रिपोर्ट आई और डिलॉयट में इंडियन इकोनॉमी को बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.5 से लेकर 7.8 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है। तो और अगले साल देखिए, ये तो इस साल की जीडीपी ग्रोथ है 7 पॉइंट से 7.5, एंड मॉडरेट 6.6 टू 6.75 इन अगले साल फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पर जारी की जा रही हैं, एक एजम्पशन दिया जा रहा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ग्रोथ रेट बताई है। तो ये चीजें आती रहती हैं। इसके साथ साथ पावर ग्रिड इनॉग्रेट्स इंडिया का फर्स्ट, तो कहीं भी कोई फर्स्ट चीज हो, जैसे कल ही हम लोगों ने देखा था कि वो कौन सा पर्टिकुलर बैंक का नाम आया था जिसने सोलर पावर्ड एटीएम लॉन्च किया था, एटीएम वैन एटीएम लॉन्च किया, तो उसमें नाम आया था त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का। अब आपके लिए एक काम है कि देखिए ग्रामीण बैंक, क्योंकि अभी रिसेंट में वन स्टेट वन आरआरबीज वाला कॉन्सेप्ट आया ही था, जिसके तहत हर आरआरबीज का एक स्पॉन्सर बैंक होता है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के लिए कौन सा स्पॉन्सर बैंक है। अब जैसे पावर ग्रिड की बात करें, इन्होंने कंट्री का फर्स्ट 315 मेगावाट एक सिंथेटिक ईस्टर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर लॉन्च किया है। और ये कहाँ पर, भिवाड़ी सब स्टेशन जो कि दिल्ली का है, न्यू दिल्ली, वहां पर लॉन्च हुआ है। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल आप ऑयल फार्मिंग जिससे पोल्यूशन एंड ऑल होता था, तो सस्टेनेबल एज वेल एज ग्रीन एनर्जी का ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और इसी में द यूज ऑफ सिंथेटिक एस्टर ऑयल ऑफर्स इनहेंस फायर सेफ्टी, सुपीरियर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी कंपेयर टू कन्वेंशनल मिनरल ऑयल बेस्ड जो ट्रांसफार्मर चल रहे थे, उससे चीजों को ज्यादा बेहतर बनाएगा। तो यहाँ पर पावर ग्रिड ने लॉन्च किया है। इसके बाद गवर्नमेंट लॉन्चेस परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा ऑफरिंग कैशलेस एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट फॉर CGHS बेनिफिशियरीज, दैट मीन्स अगेन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के तहत। अभी हम लोग ने देखा कि पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, और यहाँ पर बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज हैं उनको ये सुविधा मिल पाए उनके लिए। तो दिस इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कैशलेस फैसिलिटी, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एज वेल एज एक्सेस टू वाइड नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल। ये सभी CGHS बेनिफिशियरीज को मिलेगा। एक फैमिली में मैक्सिमम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 6 मेंबर पर पॉलिसी इसमें कवर किए जा सकते हैं। It provides indemnity-based patient hospitalization coverage within India with sum assured option, मतलब 10 लाख से लेकर 20 साल तक का सम एश्योर्ड इंश्योरेंस यहाँ पर मिलेगा। तो ये सरकार ने लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है, CGHS बेनिफिशियरीज बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया है, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा के लिए। द मिनिस्ट्री स्टेटेड, मिनिस्ट्री का ये कहना है कि यहाँ पर आप ऑप्शन को पेमेंट कंपोनेंट भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीजों को चूज कर सकते हैं, 70-30 का रेशियो या 50-50 का रेशियो, जो कि एक को शेयरिंग मॉडल पे काम करेगा इंश्योरेंस कंपनीज एंड सब्सक्राइबर के बीच में। तो मिनिस्ट्री के हिसाब से इट विल अवेलेबल फॉर परचेज वाया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। और ये सुविधा आप किसके थ्रू ले सकते हैं, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के थ्रू के लिमिटेड ऑफिसेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये सरकार ने लॉन्च किया, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल ये आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको हम लोग ने डिस्कस किया, ऐसे ही और भी चीज़ें हम लोग अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और इसको रिवाइज करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।